हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, और ये जो है वो पार्ट नंबर 5 है। तो हम बात करने वाले थे बोर मॉडल के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक जो था वो बच गया था, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो टॉपिक है स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम जानते हो, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि कौन सा हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल में होता है। तो उसमें जो स्पेक्ट्रम लाइंस होते थे, उसमें जो स्पेक्ट्रम लाइंस में समझ में आता ही होगा, सारे जितने भी कलर्स थे उनका जो स्पेक्ट्रम बनता था प्रिज्म से ले जाके, लाइट जब उस प्रिज्म में पड़ती थी, है ना। तो वैसे ही स्पेक्ट्रम जो बनता है हाइड्रोजन का, जब वहाँ इस प्रिज्म ना रह के हाइड्रोजन रहे और जब उसका स्पेक्ट्रम बने, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है जब लाइट उस हाइड्रोजन पे पड़ती है या उससे इंटरेक्ट होता है, तो कितने स्पेक्ट्रम क्या क्या होते हैं, क्या क्या स्पेक्ट्रम निकलता है, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, वो सारा कुछ हम यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो सीरीज़, है ना। पहले तो वो आया, ठीक है, लाइट आया, इंटरेक्ट किया किससे, हाइड्रोजन से। अब देखो क्या क्या हुआ, इसमें कुछ एटम्स हैं, तो एटम्स में कुछ लाइंस होंगे, लाइंस इन द सेंस सर्कल। याद करो, एटम में सर्कल होते हैं जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। और उनके सेंटर में क्या होता था, न्यूक्लियस होता था। न्यूक्लियस इन द सेंस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता था, वो बाहर चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में क्या करता था, मूव करता रहता था। याद है, तो उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो सीरीज़ है वो कैसा है। तो पहले अपन क्या करते थे कि KLMN ऐसा करके नाम दे देते थे, है ना, उसमें कर देते थे। तो अभी उसको क्लेरिफाई किया गया है, और क्लेरिफाई किया गया है तो उसका अलग से नाम जो साइंटिस्ट ने जिस साइंटिस्ट ने जो ऑर्बिट इन्वेंट किए हैं उनका नाम उसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। समझ में आ रहा है। मीन्स जितने ऑर्बिट थे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, तो पहले हम लोग करते थे क्या, K, फिर L, फिर M, फिर N, मीन्स अलग अलग ऑर्बिट होते थे, सबका नाम KLMN से चालू होता था, है ना। लेकिन अभी क्या है, उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है। जहाँ पे फर्स्ट वाले ऑर्बिट का नाम K था, उस फर्स्ट वाले ऑर्बिट का नाम हो गया है लाइमन, क्योंकि लाइमन ने उसको क्या किया, इन्वेंट किया था। तो पहला लाइमन है, फिर बामर है, फिर पास्कन है, फिर ब्रैकेट है, और फिर पीफंड है। मीन्स जो साइंटिस्ट थे अपने उन्होंने सर्कुलर पाथ का इन्वेंशन किया, तो उस साइंटिस्ट के नाम पे ही वो सर्कल का नाम रखा गया, ठीक है। अब उसमें देखो ये बताया गया है, एन जो है ना, एन जो है N1 जो है वो क्या डिनोट कर रहा है कि कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। एन जो डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट को। अब जो एन जो 1 लिखा हुआ है, मीन्स क्या है कि वो न्यूक्लियर जो होता है, सबसे सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियर होता है, उसके बाद जो पहला सर्कल है ना उसको डिनोट कर रहा है N=1, जिसका नाम क्या है, लाइमन। फिर बामर, जो दूसरा सर्कल है उसका नाम है बामर, जो तीसरा सर्कल है उसका नाम है पास्कन, जो चौथा सर्कल है उसका नाम है ब्रैकेट, और जो पांचवा सर्कल है उसका नाम है पीफन। क्लियर हो गया है, क्लियर है सारी कुछ। अब इसमें एक चीज़ और बताने वाला बात है, ये N1 के बारे में मैंने बता दिया, N2 के बारे में आपको बताऊंगा। एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे कि ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है ना, ये जो सब अपना अपना नाम रख रहे हैं, लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, पीफन, ये क्या है पता है, एक एनर्जी लेवल कहा जाए। क्योंकि न्यूक्लियस होता है उसमें फर्स्ट N=1, जिसको क्या कहा गया, लाइमन, तो उनका एनर्जी कुछ दूसरा होगा। उसके बाद जो आएगा बामर, जो दूसरा सर्कल आएगा उसका एनर्जी है दूसरा होगा। मतलब एनर्जी सबका अलग अलग एनर्जी होता है। एनर्जी मतलब समझ में आता ही होगा, पावर, है ना, उसकी एनर्जी, है ना।
ठीक है। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या एनर्जी होने से कैसा होता है। तो देखेंगे कि लाइमन जो है, फर्स्ट वाला जो है, उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग में, उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग में जो स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल रीजन है, जो स्पेक्ट्रल जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे होती है, मतलब उसका जो वेव होता है वो कैसा बिहेव करता है। तो देखो जो लाइमन था, उस लाइमन का क्या बिहेव कर रहा है। तो देखो लाइमन बिहेव कर रहा है एक सेकेंड, सॉरी। लाइमन बिहेव कर रहा है क्या, लाइमन बिहेव कर रहा है अल्ट्रा वायलेट रेज। लाइमन कैसा बिहेव करेगा, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। वैसे ही बामर है, बामर में कौन सा वेव जाएगा, तो विजिबल वेव या विजिबल रेज। रेज सुने ही होगे, किरण, रे मतलब किरण, ठीक है। और उसके बाद पास्कन, ब्रैकेट और पी फंड, इन तीनों में जो होता है वो क्या होता है, इंफ्रारेड। वो क्या होता है, इंफ्रारेड वेव। तीनों अलग अलग वेव होता है, लेकिन जो लास्ट के तीन है इनमें सभी क्या होता है, इंफ्रारेड, ठीक है। इनमें सभी होता है इंफ्रारेड। अभी एक चीज़ बताओ, जो पहला वाला सर्कल था उसमें एनर्जी कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताओ। अभी जो फर्स्ट वाला सर्कल था, मीन्स लाइमन का जो सर्कल था n=1 वाला, उसमें एनर्जी कम होगा ना, एनर्जी कम होगा। तो उसके बाद आप वो ज़्यादा एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है। अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी और बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, n=1 से मूव होकर n=2 में चला जाएगा। कैसे, अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये मैंने कुछ एक बनाया हुआ है, इसमें देखोगे आप बीच में जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद देखेंगे, इस न्यूक्लियस के बाद देखेंगे आप, तो ये लाइमन है, बामर है, पास्कल है, ब्रैकेट है, पी फंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम भी लिख दिया मैंने, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है ना। तो यहाँ पे ये एक चीज़ आपको समझने वाली बात होगी कि ये जो 1 है ना, इसमें पावर कम होगा। मान के चलो कोई एक इलेक्ट्रॉन, जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन में अगर इस ऑर्बिट में जो लाइमन का ऑर्बिट है, 1 नंबर का जो ऑर्बिट है, इसमें पावर कम होगा, इसमें एनर्जी कम होगा। लेकिन जैसे ही इसमें एनर्जी अगर ये ज़्यादा फील करने लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, मूव करके n=2 में पहुंच जाएगा, ठीक है। एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और n=2 में पहुंच जाएगा, और फिर गेन करके 3 में पहुंच सकता है, फिर गेन करके 4 में पहुंच सकता है, फिर गेन करके 5 में पहुंच सकता है। क्या मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जो लाइमन में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करता जाएगा और क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता जाएगा। ये कर सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी जब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ऊपर जा रहा है। लेकिन जब एनर्जी लूज करेगा तो वो वापस से फिर नीचे भी आ सकता है ना, स्टेबल होने के लिए नीचे भी आ सकता है। तो अभी बात करेंगे हम कि वो एनर्जी लेके अपने लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आप ही को मालूम है कि अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है तो आप अपना लेवल क्या करते हो, बढ़ा देते हो, है ना। अगर किसी के पास कम एनर्जी है, कोई पतला लड़का है या कोई पतली लड़की है, और उससे अगर आपको फाइट करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लेवल 1 पे है, आप लेवल 2 पे हो, आप उससे ज़्यादा पावर रखते हो। सेम ऐसा ही एनर्जी बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, लेवल बढ़ता जाएगा। ये लेवल 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, लेवल बढ़ता है, ठीक है। अभी देखोगे आप कि अब जो N2 जो है ना, N2 जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, वो अभी क्लियर हो। देखो कैसे, यहाँ पे देखो N2 जो लाइमन था, देखो जो लाइमन में है, यानी फर्स्ट वाले में,
यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, लाइमन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके पास क्या क्या तरीका है आगे बढ़ने के लिए? तो ये 2 में जा सकता है और एनर्जी लेके 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है और 5 में जा सकता है। कहाँ कहाँ जा सकता है? 1 में है वो, और वो कहाँ जा सकता है? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। करेक्ट। यहाँ पे देखो N2 में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियर देखो। अगर 1 है N1 इज इक्वल टू 1 है तो N2 क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। मतलब 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है और 5 में जा सकता है। एनर्जी वो इंक्रीज़ करेगा। तो वैसे ही अगर ये बामर की बात करूं तो बामर जो होगा वो सेकंड नंबर का ऑर्बिट होगा, तो वो क्या करेगा? वो 1 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये इंक्रीज़ होना है ना, अभी डिक्रीजिंग वाला नहीं है कुछ। तो वो क्या करेगा कि 2 है उसका ऑर्बिट, तो वो क्या करेगा? 3 में जा सकता है एनर्जी बढ़ा के, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है। पास्कन का देखोगे 3rd नंबर में, अगर वो 3rd नंबर वाले ऑर्बिट में है तो उसके पास क्या है? 2 ऑप्शन है, और बढ़ा के क्या करेगा? अपना एनर्जी बढ़ा के 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है। अब जो ब्रैकेट है उसके पास भी है, क्या है कि वो 4 नंबर में है तो 5 में जा सकता है, 6 में जा सकता है। वैसे पी फंड है तो 5 नंबर में तो 6 में जा सकते हैं, 7 में जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? मीन्स पावर बढ़ा के आगे जाना है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है कि पास्कल, ब्रैकेट और पी फंड, इन तीनों को इंफ्रारेड रेज जो होता है, इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम होता है, उनमें इनका काम होता है। बाकी जो बामर है उसका विजिबल, और जो सबसे कम पावर वाला है वो क्या है? अल्ट्रावायलेट। इससे आपको ये भी समझ आता होगा कि जिसका कम पावर है वो अल्ट्रावायलेट है ना, पावर कम है, ठीक है, पावर कम है, लेकिन याद रखना, आपको मालूम नहीं है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, लाइमन में क्या होता है? एनर्जी कम होता है ना, पावर कम है, मीन्स वो जो रेज होगा, वो स्पेक्ट्रम जो होगा वो ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि पावर कम है, लेकिन इतना ज़बरदस्त उसमें वो क्या बोलते हैं, घात करता है, मीन्स हार्मफुल होता है, इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है। याद करो, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उसको पृथ्वी पे आने नहीं दिया जाता है। कैसे? ओजोन परत का जो लेयर होता है, ओजोन लेयर जो होता है, वो ओजोन लेयर क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से। तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इसका जो मतलब स्पीड है, इसका जो ये बहुत दूर तक नहीं जाता। इसका यही बढ़िया है कि ये बहुत दूर तक नहीं जा पाता है ना। वैसे ही बामर है, इसमें विजिबल रेज है जो अल्ट्रावायलेट से तो कम खतरनाक है, बट ये क्या अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा दूर तक जा सकता है। वैसे ही इंफ्रारेड जो है वो बहुत दूर तक जा सकता है ना, इंफ्रारेड जो है बहुत दूर तक जा सकता है। इसमें इसकी एनर्जी और ज़्यादा होती है और ये बहुत दूर तक जा। ठीक है, अभी आगे देखें। अब एक देख रहे हैं रेडबर्ग इक्वेशन। तो रेडबर्ग इक्वेशन, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये जो रेडबर्ग इक्वेशन है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये v बार इज इक्वल टू 109। ये जो 109 जो दिया है वो क्या आर रेडबर्ग एक कांस्टेंट का वैल्यू है वो, है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा रेडबर्ग इक्वेशन को, है ना। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बोर का मॉडल जो होता है, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर्स का मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम में क्या हो रहा है ये देखेंगे। तो इसमें ए नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। मीन्स क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है भाई, आपको ही मालूम है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ तो मुझे। हाइड्रोजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होता है ना। हाइड्रोजन तो स्टार्टिंग है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका स्टार्टिंग है हाइड्रोजन, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर। मतलब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है हाइड्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉन,
कौन से पाथ में? सर्कुलर पाथ में, है ना। इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और क्या बोल रहा है? पाथ ऑफ फिक्स रेडियस। इसका रेडियस क्या है? फिक्स रेडियस है। मतलब ये जो उसका रेडियस है, रेडियस मीन्स क्या होता है? R4 रेडियस होता है कि नहीं, मैथ्स में पढ़े होगे। ये R है, R4 रेडियस। तो इसका जो रेडियस है वो फिक्स रेडियस, सब जगह फिक्स, सब जगह सेम है रेडियस, सब जगह सेम है रेडियस, है ना, फिक्स रेडियस है। और क्या बोल रहा है? और इसकी एनर्जी भी फिक्स है। मतलब ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी भी फिक्स है, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट आएगा उसका एनर्जी भी फिक्स रहेगा, उसका दूसरा एनर्जी रहेगा। इसका भी फिक्स है, इसका भी फिक्स रहेगा। इसमें कम एनर्जी है, इसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगा। बस यही चीज़ है, ठीक है। These orbits are arranged continuously around the nucleus। और ये सारे ऑर्बिट्स को क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? अरेंज करते जाते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? अरेंज करते जाते हैं। कर दिया अरेंज, ठीक है। बोर ने यही कहा था। दूसरा क्या कहा? As long as a electron remain in a particular orbit, it does not lose or gain energy and its energy remain constant। अभी देखो इसने क्या कहा है। फेल तो हुआ था ये बोर, लेकिन देखो इसने क्या क्या अब इन्वेंट किया था वो अपने बारे में बता रहा है भाई। देखो, एज अ लॉन्ग एज अ इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने एक ऑर्बिट में है, पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में, मान लो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी। वो क्या करेगा कि एनर्जी ना तो लेगा और ना ही देगा। एंड इट्स एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब ये न्यूक्लियस है, इसके पहले ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है ना। मान के चलो कि किसी भी ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये सेकंड वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ना ही गेन करेगा, ना ही ये गेन करेगा, और ना ही एनर्जी को ये लूज करेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ वो नहीं करेगा। वो अपने ही ऑर्बिट में फिक्स रहेगा, ये मतलब इसी ऑर्बिट में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, जो कि गलत है, लेकिन बोर ने यही इन्वेंट किया था। आगे देखिए, व्हेन ट्रांजिशन ऑकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब क्या बोला? मतलब ये बोल रहा है कि ट्रांजिशन, जब ये जो ट्रांजिशन अकर होता है टू स्टेशनरी स्टेट, द डिफर इन एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब आपको क्या बोला कि जब ये ट्रांजिशन होगा, किस में? जो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे इससे पहले, है ना, जो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था? ट्रांजिशन हो रहा था। तो देखो क्या बोल रहा है कि जब ट्रांजिशन होगा किस में? टू स्टेशनरी स्टेट्स, मतलब दो स्टेट्स होंगे, है ना। दो स्टेट होते, पता है कि नहीं आपको? दो स्टेट्स होते, पता है कि नहीं? देखो बता रहा हूँ, दो स्टेट्स क्या क्या होते हैं। एक स्टेबल स्टेट होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्टेबल हो जाता है, मतलब सही है एकदम, सब कुछ सही है, स्टेबल हो गए, बढ़िया एकदम, बैठ गए चुपचाप, स्टेबल हो गया। और एक क्या होता है? एक स्टेबल होता है और एक अनस्टेबल बोल सकते हैं, है ना। या फिर उसको और क्या बोल सकते हैं? अनस्टेबल बोल सकते हैं, या एनर्जेटिक बोल सकते हैं, है ना, जो लगातार मूव कर रहा है ना। तो दो स्टेट होते हैं। तो यही बोल रहा है कि टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी, जो कि एनर्जी में क्या हो? अलग अलग हो, बिल्कुल अलग अलग होंगे। जब वो स्टेबल रहेगा तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, और जब वो मूव करता रहेगा तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, बिल्कुल डिफर होगा, है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड कैन बी कैलकुलेटेड। और इस समय मतलब जब वो स्टेबल होगा, है ना, जब वो स्टेबल होगा, या जब वो क्या होगा? जब वो अनस्टेबल, मतलब जब वो मूव करेगा बहुत, मतलब अपने स्टेट पे ही, तो क्या होगा? दो चीज़ें होगा। क्या होगा
कि या तो एनर्जी को वो इमिट करेगा, रेडिएशन या एनर्जी जो भी रेडिएशन का कहा जा सकता है, तो अपने रेडिएशन को क्या करेगा, वो इमिट करेगा। मतलब वो क्या अपना रेडिएशन, यानी समझ लो आप एनर्जी, ये रेडिएशन को बोल रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिट, मतलब आप समझ लो रेडिएशन का मतलब समझ लो एनर्जी। एनर्जी को वो क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इससे पहले उसने बोला कि ना ही वो लूज़ करेगा एनर्जी और ना ही वो क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ पे उसने बोला है कि ये जो स्टेट चेंज हो रहा है दोनों में, जो स्टेबल और अनस्टेबल वाला जो स्टेट है ना, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी मतलब समझ आता है, मतलब जो मैंने एक बार बताया था, याद करो, एटम का स्टेबिलिटी बोला था, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकंड में 8 होने चाहिए, फिर 8 होना चाहिए। तो ये स्टेबल स्टेट है, मतलब 2 रहेंगे तो स्टेबल हो गए, 8 रहेंगे तो स्टेबल हो गए, फिर 8 रहेंगे तो स्टेबल हो गए, फिर आगे अगर है तो 18 रहना चाहिए, तो ये स्टेबल हो गए, और इससे कम रहेंगे तो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है ना। तो जो ये 2 स्टेट है ना, इनमें एनर्जी डिफरेंट रहती है। इसमें एनर्जी देखो, ये क्या है, स्टेबल है, और मान लो कि कोई दूसरा है एटम जिसमें ये है 2 है, 7 है, 5 है, इसकी एनर्जी थोड़ा डिफरेंट रहेगी। तो दोनों एनर्जी को हम क्या कर सकेंगे, दोनों की एनर्जी को हम क्या कर सकेंगे, तो दोनों की एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकेंगे, ये बोला है बोर ने, कि दोनों की एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही किससे कैलकुलेट करेंगे, तो ये है आपका फार्मूला, ठीक है। इसके बाद डी नंबर देखो क्या बताया इसने, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या बोला उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, कैसा, ओनली इन, वो सिर्फ उस ऑर्बिट में जाएगा, है ना, वो सिर्फ उस ऑर्बिट में जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम मतलब समझ में आता है, मतलब उसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है ना, इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, समझ आया, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो ये आपका फार्मूला है, जहाँ पे m e v r इज इक्वल टू n h/2π। n क्या है, तो n यहाँ पे शो करेगा क्या, तो n जो है ऑर्बिट को, n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, ये जो उसका ऑर्बिट है वही शो करेगा, है ना। तो यही सारा कुछ आपको m क्या, m तो मास को, है ना, वेलोसिटी को, वही सारी चीज़ें हैं, हाइट को, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो पाई है ना, 2π, ये 2π किसको शो कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम है ना, इसलिए 2π आया है, ठीक है। आगे देखें, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, देखो nth ऑर्बिट का रेडियस निकाल के दिखाया है इसने, ठीक है। nth ऑर्बिट का रेडिएशन क्या होगा, ये देखो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, और ऊपर में देखो क्या लिखा है, z²/n²। मतलब समझ आ रहा है z क्यों लिखा है, z इसलिए लिखा है, z का मतलब होगा, z का मतलब क्या होता है, एटम। जैसा कि हमने z का मतलब एलिमेंट का बताया था ना मैंने, जहाँ पे z इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऐसा वाला था, याद करो। एलिमेंट को कहते हैं, एलिमेंट को सीधी जानो, एलिमेंट को कहते हैं, एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वही z को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर या एलिमेंट
एलिमेंट नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आएगा लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल का लिमिटेशंस क्या है। यहाँ पे आपको फार्मूला से एक चीज़ और समझ में आता होगा, देखो ध्यान से, यह n यहाँ पे है, तो n अगर n की वैल्यू ध्यान से देखो, ये क्या है, अगर मैं पूरे फार्मूले की बात ना करूँ, सिर्फ इसकी बात करूँ, एनर्जी की बात करूँ, और ये क्या है Z/n है, तो Z को भी हटा दूँ, तो मैं अगर सीधा और सीधा 1/n कर दूँ, मान के चलो ये n है और ये E है, तो आपको लग रहा है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के। एनर्जी जो है वो n जो है, n क्या है, n तो ऑर्बिट है, n तो ऑर्बिट है, तो n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है। और अगर एनर्जी डिक्रीज करोगे, अगर एनर्जी को आप डिक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। एकदम क्लियर है। देखो जैसे ये था हमारा क्या, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, दो ही ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट का अगर मान लो एनर्जी को डाउन कर रहे हो, मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो अभी देखो एनर्जी को अगर डाउन करोगे, एनर्जी को पहले अप कर लेते हैं, एनर्जी को मान लो पहले अप कर लेते हैं, है ना, एनर्जी को अप कर लेंगे, एनर्जी बढ़ा देंगे। अगर मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जब ये बढ़ेगी, एनर्जी को बढ़ा दूँ तो क्या होगा, ये एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होगा वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होगा वो कम हो जाए। कैसे होगा, देखो ध्यान से समझ लो। अभी आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए तो सही होगा। जैसे ये आपको ये बता रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये n है ना, ये आपको ये बता रहा है कि ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तो इसमें आप देखोगे कि ये अगर कम है तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, n की वैल्यू कम है तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, है ना, और एनर्जी अगर कम है तो n की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, एनर्जी अगर कम है तो n की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। मतलब कम एनर्जी का अगर कोई एटम है तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, पूरे अच्छे से अभी नेक्स्ट वाले आगे वाले इसमें फिर से आएगा, ये फिर से मैं आपको बता दूँगा। अभी इसके लिमिटेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल का जो एटम है वो देख लेते हैं लिमिटेशंस का। तो बोर्स मॉडल फेल्ड टू, देखो बोर्स जो वैज्ञानिक था, जो साइंटिस्ट था, वो भी तो फेल हुआ। अब वो फेल कैसे हुआ, देखो, बोर्स मॉडल फेल्ड टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब क्या कहा उसने, मतलब ये कहा कि बोर का मॉडल जो था वो फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हुआ, क्योंकि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलता जुलता जितने भी एटम थे, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलता जुलता जितना भी एटम था उस एटम पे ही इसका जो रूल्स था वो फॉलो हो रहा था। ये जो चीज़ें दिया है अपना पोस्टुलेट, जो पोस्टुलेट अभी दिया था ABCD करके, वो उनमें ही फॉलो हो रहा था, बाकियों में फॉलो नहीं हो रहा था। इसने जो अपना पॉइंट्स दिए थे वो फॉलो नहीं हो रहा था, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी एटम थे उसमें फॉलो हो रहा था, उसके स्पेक्ट्रम में फॉलो हो रहा था। इस वजह से क्या कर रहे हैं कि ये बोर्स का मॉडल फेल्ड हुआ। पहला ये रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, अभी देखें, बोर्स मॉडल वाज आल्सो अनेबल टू
एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। देखो इसने ये भी नहीं बताया कि क्या कि स्पेक्ट्रम को अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया। पहली बात तो ये कि स्पेक्ट्रम को इसने डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया, पहली चीज़। और क्या हुआ कि इसने ये भी नहीं बताया कि एक एटम, देखो एक एटम जो है वो अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखे, बिल्कुल रखता है। बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो अगर उसने एक अगर इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, कोई एटम है, मान के चलो कि कोई एटम है ना, ये अगर ओनली वन इलेक्ट्रॉन रखेगा, है ना, ओनली वन इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो यहाँ पे बोर का जो मॉडल है, बोर ने जो मॉडल दिया वो यहाँ वेरीफाइड है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर ऐसा हो कि कोई एटम है, उसके पास अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो बोर का मॉडल क्या हो जाएगा फिर से, तो बोर का मॉडल फिर फेल हो जाएगा, फेल। मतलब ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये इसने अपना मॉडल दिया था, बाकी अप्लाई नहीं हुआ। तो ये दोनों लिमिटेशंस थे किसके, बोर के मॉडल। अब डुअल बिहेवियर, अभी तो हमने पढ़ा था डुअल बिहेवियर ऑफ, सबसे पहले हमने पढ़ा डुअल बिहेवियर ऑफ वेव, फिर हमने पढ़ा डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर से पढ़ रहे हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब मैटर का ही डुअल बिहेवियर है, कैसे, मैटर में समझ में आता ही होगा, जो एक पर्टिकुलर स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, मैटर कहलाता है। देखो डी ब्रोगली जो था वो क्या था, एक साइंटिस्ट है भाई, है ना एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है डी ब्रोगली। तो जो डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर exhibits dual behavior. In example, matter shows both particle and wave nature. de Broglie's relation is, देखो सब में एक ही रीज़न है। डुअल बिहेवियर अगर जो बता रहा है वो क्या है, वो दोनों बिहेवियर क्या क्या होंगे, एक पार्टिकल का होगा और एक वेव का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसने डुअल बिहेवियर दिखाया था, लाइट ने। लाइट का डुअल बिहेवियर था, पार्टिकल के जैसे भी दिखता था लाइट और वेव के जैसे भी रहता था, ठीक है। तो याद रखना पहले हमने क्या पढ़ा था, लाइट का डुअल बिहेवियर, है ना, इसका क्या है, डबल रूल लाइट का। फिर हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका डुअल बिहेवियर यानी डबल रोल इसका, देखिए किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अभी जो डबल रोल देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, मैटर का। किसका देख रहे हैं, मैटर का। बस तीनों है। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, तो याद रखना सबसे पहले लाइट को पढ़ा, फिर EMR को पढ़ा, फिर अभी मैटर को पढ़ा। तो याद रखना सब में एक ही रीज़न है, क्या, कि वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो डी ब्रोगली ने क्या कहा उसके बारे में देखते हैं। मैटर को ही इसने बोल दिया कि ये डुअल बिहेवियर है। तो इसने एक क्या किया है, इसने एक फॉर्मूला लेके आया है। फॉर्मूला जो है वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h/mv ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। mv को ही क्या बोलते हैं, mv को ही क्या बोलेंगे, बताइए, मालूम हो तो। mv को ही क्या बोलेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv होता है कि नहीं होता है, याद भी नहीं है क्या आपको, p इज इक्वल टू mv होता है। तो वही mv को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, h/p,
मतलब मोमेंटम जो है वो क्या, लैम्डा क्या है, लैम्डा किसे कहेंगे, लैम्डा कहते हैं, लैम्डा किसे कहते हैं, वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, पढ़ाया हूँ मैं पहले, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम क्या होगा, कम होगा भाई। नहीं समझ आ रहा है, फिर से देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अभी देखें, अगर वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, अगर वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, मोमेंटम, मोमेंटम यानी mv, mv मतलब वेलोसिटी और मास, मास और वेलोसिटी, उसी को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंटम मिलता है कि नहीं, p। तो हम कहने का मतलब ये है कि अगर आप का वेवलेंथ है वो अगर बढ़ा रहे हो तो उसका मोमेंटम कम होगा, है ना, मतलब उसकी स्पीड भी कम होगी। वेवलेंथ बढ़ा रहे हो स्पीड कम होगी। अगर वेवलेंथ आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो स्पीड कम होगी, मतलब वेवलेंथ ऐसे बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए, वेवलेंथ ऐसे बढ़ा दिए, तो ये तो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, थोड़ा ही दूर ट्रैवल कर पा रहा है ना। वेवलेंथ खूब बढ़ा दियो, भयंकर बढ़ा दियो, तो वेवलेंथ बढ़ाने से क्या हो रहा है, वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं है, मोमेंटम कम हो गया। वेवलेंथ तो बढ़ गया लेकिन मोमेंटम कम हो गया। वेवलेंथ बढ़ गया कैसे, इतना बड़ा बड़ा ये जो ले रहे हैं ये वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं ना, ये वेवलेंथ बढ़ रहा है लेकिन मोमेंटम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब बात करें कि वेवलेंथ अगर कम कर दूं तो मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेवलेंथ कम करूँगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, ये लो बढ़ गया। वेवलेंथ जितना कम रहेगा, मतलब देखो ज़्यादा इसका लेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं है, वेवलेंथ कम है, तो इसका मोमेंटम मतलब ये इसकी स्पीड जो है वो बढ़ते जा रही है, ज़्यादा दूर ट्रैवल कर पाए। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। क्लियर। ये किसने दिया था, डी ब्रोगली, क्या नाम है इसका, डी ब्रोगली। ठीक है, आगे देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। ये आए हम मेन टॉपिक पे। अब इसने क्या बताया, हम अभी तक जो भी कहानी कर रहे थे ये सिर्फ ये जानने के लिए कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आखिर एटम में होता कहाँ है। तो अभी तक का कंक्लूज़न यही निकला है कि एटम होता है कहाँ, एटम होता है सर्कुलर पाथ में। क्लियर है। लेकिन ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे ना अपन, तो हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में भी नहीं होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में भी नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। अभी एक चीज़ बताओ, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पीछे ही क्यों पड़े हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि एटम में तो तीनों होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो कहीं जाता ही नहीं है, जो ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं करता, वो चुपचाप बैठे रहते हैं सेंटर पर। तो जो चुपचाप बैठा है ना, उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत किस पे है? जो चारों तरफ घूम रहा है, नाच रहा है, इधर उधर जा रहा है, उसको हम पता करते हैं कि वो कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन से रास्ते से जा रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना खोज किए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपने जगह में खोज कर लिए, वो पता है कहाँ पे है, बस ख़त्म। ठीक है। तो ये लास्ट में जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल दिया है, तो उसने ये बता दिया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आप ये कौन से पाथ में कहाँ कहाँ जा रहा है ये आप समझ नहीं पाओगे। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आप सर्टेन है ही नहीं, आप जान ही नहीं पाओगे। मीन्स उसका मोमेंटम मतलब उसका मोमेंटम मतलब उसकी स्पीड mv, उस मास और वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है और उसका एग्जैक्ट लोकेशन दोनों आप नहीं बता सकते। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि दोनों आप एक साथ नहीं बता सकते। आप अगर उसका मोमेंटम बताओगे तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाओगे।
और अगर उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हो तो उसका मोमेंटम नहीं बता पाओगे। और यही है सच्चाई, मतलब वो सर्कुलर पाथ में तो नहीं घूमता, पहली बात तो ये। अनसर्टेनिटी का मतलब जो हाइजेनबर्ग ने बताया, सर्कुलर पाथ में तो वो घूमता ही नहीं है। वो कौन से पाथ में घूमता है ये खुद किसी को नहीं मालूम, खुद इलेक्ट्रॉन को ही नहीं मालूम कहाँ से घूमता है वो, है ना। 3D डायमेंशन में किधर भी घूम घूम के, बस ये पता है कि वो न्यूक्लियर के चारों तरफ घूमता है। अब वो कौन से पाथ में घूमता है ये नहीं मालूम, ठीक है। और अगर उसका मोमेंटम को ट्रेस करा जाएगा तो उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाएगा। और अगर उसका लोकेशन मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि वहाँ पे, अगर उसका लोकेशन अगर ट्रेस करोगे तो मोमेंटम मिस हो जाएगा। यही कहा है हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो इसने बोला है इट स्टेट दैट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। देखो मैंने जो कहा वही चीज़ है, मतलब आप दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, दोनों को एक साथ नहीं बता सकते। क्या क्या? पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं बता सकते। किसका? इलेक्ट्रॉन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। अब बोला उसने क्या कि इसका जो प्रोडक्ट है किसका? मोमेंटम और पोजीशन यानी लोकेशन या पोजीशन का, तो क्या है? तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटी, मतलब इस अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है या बड़ा होता है किसके? h/4π के। तो इसको मैथमेटिकली इसने प्रूफ किया था, तो आप देखेंगे मैथमेटिकली प्रूफ कैसे किया था। डेल एक्स, क्योंकि ये एक्स क्यों लिख रहा है, डेल क्यों लिख रहा है? डेल इसलिए आ रहा है जहाँ ये सर्टेन नहीं है। डेल तो वहीं आता है ना जहाँ पे अपन अनुमान लगाते हैं, अप्रॉक्स रहता है, वहीं डेल आता है। तो यहाँ डेल है मतलब समझ जाओ कि ये सर्टेन नहीं है। तो डेल एक्स है ना इंटू डेल पी, डेल एक्स इंटू डेल पी। डेल पी क्या है? मोमेंटम। डेल एक्स क्या है? पोजीशन। तो ये एक्स वाला पोजीशन है और ये मोमेंटम है। ये दोनों का मल्टीप्लाई किसके ग्रेटर देन और इक्वल होगा h/4π के। किसके? h/4π। याद रखना, आपको ये चीज़ फिर भूल जाओगे आप। ये क्या है? लोकेशन जो होता है ना, एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में है कि जेड डायरेक्शन में, तो ये वही चीज़ है ना, ये वही चीज़ है। तो ये लोकेशन है यानी पोजीशन, और ये जो है वो मोमेंटम है, पी तो मोमेंटम है। ये दोनों का जब प्रोडक्ट निकालोगे यानी दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा किसके? h/4π। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ सारा कुछ बता चुका है, पोजीशन है ना, तो ठीक है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफाइनाइट पाथ्स क्या लिखा है? ट्रांजेक्टोरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर सिमिलर पार्टिकल्स। मतलब इसने बता दिया कि इसका जो पाथ है, इसका जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मोशन, ये सारा कुछ यहाँ पे रूल्ड आउट हो गया बाहर। मतलब ये सब ख़त्म, ये सब बेकार है, रूल आउट हो गया। अब देखो बोर का जो फेलियर था, बोर का, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात किया गया है। फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल, बोर ने क्या क्या गलतियाँ की थी, बोर ने क्या क्या गलतियाँ की थी उसके बारे में देखो तो लिखा है इट इग्नोर दैट डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ये सारा कुछ तो कर लिया लेकिन ये बताया ही नहीं कि ये डुअल बिहेवियर है किसका? मैटर का। मैटर जो है वो डुअल बिहेव करता है। इसको किसने बताया? इसको डी ब्रोगली ने बताया। तो पहला चीज़ तो उसने इसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं कि मैटर डुअल बिहेव करेगा, ठीक है। दूसरा क्या इसका फेलियर का रीज़न है? इट कॉन्ट्रेडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या कर दिया इसने? कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया, मतलब नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है।
इसने क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। ये दोनों उसका क्या हुआ, फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न हो गया। यहाँ तक क्लियर है? 45 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखो मैकेनिक्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन अब चालू हो रहा है। न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है वो अब चालू होगा, और क्लासिकल मैकेनिक्स अब चालू हो रहा है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ लिए, अब चालू होगा क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब जो स्टैंडर्ड है। और यहीं से इसी बेस से क्या निकलेगा, न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अभी तक भी सही चल रहा है और सही भी चलेगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो। It successfully describe the motion of macroscopic particular but fail in the case of microscopic particles। देखो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है, पढ़े ही होंगे आप, न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है, ये क्या बोल रहा है, ये सक्सेसफुली डिस्क्राइब कर लेता है किसको, पूरे मोशंस को। मोशन मीन्स जो मोशन है ना, उस मोशन को डिस्क्राइब तो कर लेता है, लेकिन किसको, कौन से मोशन को डिस्क्राइब करता है, किसके मोशन को डिस्क्राइब करता है, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। किसको, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब बड़े पार्टिकल्स। मैक्रो मीन्स बड़े पार्टिकल, लेकिन ये फेल हो जाता है, फेल इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनमें ये क्या होता है, मोशन डिस्क्राइब नहीं हो पाता है, ठीक है। किसके, न्यूटन्स लॉ के। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है ना, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े चीज़ें तो डिस्क्राइब हो जाते हैं अच्छे से, उनके मोशंस को पता चल जाता है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स का मोशन कहाँ ही पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा छोटे छोटे पार्टिकल का मोशन, है ना, तो मुश्किल होता है। अब रीज़न क्या है, अब रीज़न क्या है वो सुन लो। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, देखो लिखा है क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स जो टॉपिक है, जिसके बेसिक पे न्यूटन्स ने लॉ ऑफ मोशन निकाला था, उसने क्या किया, इसने भी डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। कैसा, जैसे बोर ने इग्नोर किया था वैसे इसने भी इग्नोर कर दिया। फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल एंड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। समझ में आ रहा है कि इसने क्या कर दिया, डुअल बिहेवियर को बस क्या कर दिया था, मिस कर दिया था या इग्नोर कर दिया था, यही इसका बहुत रीज़न था। बाकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इसने लिया था, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में लिया था, मतलब सभी पार्टिकल्स में नहीं लिया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में लिया था, है ना। लेकिन इसका ले तो लिया था, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ले लिया था, बट इसका मेन था कि इसने डुअल बिहेवियर था, उसको इसने क्या कर दिया, स्केप करके आगे चला गया, मतलब इग्नोर कर दिया। ये इसका बोला जाए गलती था या जो भी था। इसके बाद आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स ख़त्म, अब आएगा क्वांटम मैकेनिक्स। अब मज़ा आएगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो होगा ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, ये अभी नेक्स्ट लेवल का है, मस्त है एकदम। तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे इसके बाद, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो तब के लिए ये आज का दिन है, दिवाली का दिन है ना, दीपावली है, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। और आज के लिए ये वीडियो आज ख़त्म, ये आज लास्ट वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको 1-2 दिन के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, एकदम डिस्क्राइब कर देंगे सारा कुछ बहुत अच्छे ढंग से। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।